बेटा आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट लेवल 2। इक्विवेलेंट वेट ठीक लेवल 2। तो इक्विवेलेंट वेट जो है इसका सेकंड लेवल पढ़ेंगे। सो इक्विवेलेंट वेट लेवल 2 की बात करेंगे बेटा। सो लेवल 2 जो है इक्विवेलेंट वेट का, ठीक, वो हम कैसे पढ़ेंगे बेटा। देखो पहले हमने पिछले दिन तक ये पढ़ा कि इक्विवेलेंट वेट का फाइनली जो हमने फॉर्मूला निकाला, हमने कहा कि इक्विवेलेंट वेट जो, सर माइक म्यूट हो गया सर आपका। सो हमने पढ़ा था बेटा इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमने एक बात की थी एन फैक्टर, हमने एक जनरल फॉर्मूला ले लिया, हमने कहा इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर होता है। और बेटे एन फैक्टर मैंने आपको समझाया था एक्चुअली क्या होता है एन फैक्टर। हमने बोला था एन फैक्टर इज एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। बेटे कितने इलेक्ट्रॉन दिए कितने इलेक्ट्रॉन लिए, यही हम क्या कहते थे, इसी को बेटा हम एन फैक्टर कहा करते थे। अब हम जब बात करते थे एसिड के केस में, सारा कुछ रिवाइज हल्का सा कर लो, हम अगर बात करते थे एलिमेंट के केस में तो एन फैक्टर होता था वैलेंसी, ठीक, जैसे कल आपको समझाया था पिछले कल। और अगर बेटे हम बात करते थे एसिड, तो एसिड के केस में होता था डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स, बेस के केस में होता था डिस्प्लेसेबल OH, सॉल्ट के केस में होता था टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। और लास्ट में हमने बात की थी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते थे बेटा। उसमें हम ये कहा करते थे कि ऐसे में हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर लेते थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, ठीक है बेटा। और इसमें मैंने आपसे बात की थी कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था KMnO4 का, मैंने कहा था कि इसका रिएक्शन तो खैर हम आगे पढ़ेंगे ही जब ये आएगा, पर मैंने इतना जरूर बता दिया था कि अगर मेरे पास KMnO4 एसिडिक मीडियम में होता है तो एसिडिक मीडियम में इट चेंजेस इनटू Mn2 पॉजिटिव। अगर बेटे ये बेसिक मीडियम में होता है तो बेसिक मीडियम में इट चेंजेस इनटू Mn2O4 2 नेगेटिव, ठीक है जी। और वहीं पर अगर ये न्यूट्रल मीडियम में होता है तो न्यूट्रल मीडियम में इट चेंजेस इनटू MnO2। और इस हिसाब से अगर हम कहते तो अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज निकालता हूं तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +7 आती है और यहां +2 आती है, ठीक। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिए बेटा इसने, ऑब्वियसली +7 से +2 चेंज होने के लिए इट मस्ट हैव टेकन 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे। इसलिए एसिडिक मीडियम में हमने बोला था कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है KMnO4 का वो मोलर मास अपॉन 5 हुआ करता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास 158 होता है तो डिवाइडेड बाय 5, ये इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम KMnO4 का इन एसिडिक मीडियम। वही बेसिक मीडियम में अगर ये +7 से हम यहां देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी +6। +6 आने का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही इसने लिया होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट वेट जो हुआ होता है वो मोलर मास अपॉन 1 हुआ करता है बेटा। और इसी तरह से बेटे अगर +7 से हम बात करते हैं +4 की, ठीक, यहां +4 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी +7 से +4 तक चेंज हुआ, तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट वेट जो हुआ करता है
वो मोलर मास डिवाइडेड बाय 3 होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स में दिए या लिए। तो KMnO4 का अलग अलग मीडियम में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है। जैसे बेसिक मीडियम में तो हमने 158 लिख दिया, और यहाँ 158/3 होता है। मैं इतना भी बता देना चाहूंगा कि अगर बहुत डिल्यूट बेस होता है तो दिस फर्दर चेंजेस इनटू, अगर ये बहुत डाइल्यूट बेस होता है दिस फर्दर चेंजेस इनटू MnO2 इन डाइल्यूट बेस। ठीक, तो इन डाइल्यूट कंडीशंस, डाइल्यूट बेस, बहुत ही डाइल्यूट कंडीशंस में हमारे पास यहाँ +4 आ जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, तो हम इक्विवेलेंट में मास वेरी डिल्यूट में लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय 3 आल्सो। ठीक है, खैर ये तो आगे बता ही दूंगा आपको, जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो KMnO4 के रिएक्शन करवा दूंगा, तो वहां तो मैं समझाऊंगा कि ये इसमें क्यों चेंज हुआ, ये इसमें क्यों चेंज हुआ, ये इसमें क्यों चेंज हुआ। इसी का बेटा एक संगी साथी होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 जो होता है बेटे, अगर इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, एसिडिक मीडियम में रखते हैं, तो इट चेंज इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में ये चेंज होता है एसिडिक मीडियम में। तो बेटे हमारे पास यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो वो +6 आएगी और यहां +3 आएगी, यानी एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्रोमियम कितने थे? 2, तो 2 क्रोमियम ने कितने लेने थे बेटा? 2 into 3, that is 6 इलेक्ट्रॉन must have been taken। और अगर इसने 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो जो इसका इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए वो होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट यहां पर मोलर मास अपॉन 6, यानी कि इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे डिवाइड बाय 6। लेकिन जब हम इसको बेसिक मीडियम में देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक, बेसिक मीडियम में अगर हम इसको रखते हैं, ठीक, तो ये क्रोमेट में चेंज हो जाता है KCrO4 K2Cr O4 में, यानी कि बेसिकली यहां पे +6 रह जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज। इसलिए जब चेंज नहीं होता तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक, ये तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के हम रिएक्शंस को देख करके करते हैं बेटा जी। ठीक, पर यहां पे देखो बेटा, सर आपने मैंगनीज को क्यों लिया, आपने पोटेशियम को क्यों नहीं लिया, आपने ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया? तो बेटे इन केसेस में ओनली वन एलिमेंट undergo reduction or oxidation. Only one element changes its oxidation state, सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर रहा था, तो हमने एक ही एलिमेंट लिया। जैसे इसमें मैंगनीज चेंज कर रहा था तो मैंगनीज का ही लिया, इसमें क्रोमियम चेंज कर रहा था तो क्रोमियम का ही लिया। बेटा पोटेशियम दोनों केसेस में चेंज नहीं करता है और ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, तो उसको नहीं लिया। ठीक, तो ये बात पिछली बार से संबंधित थी, लेकिन आज जब हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं तो हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास चेंज एक से ज्यादा एलिमेंट का होगा। ठीक, यानी हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वेट इन अ रिएक्शन। ठीक, तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा, ये पिछली बार का ही है, सिर्फ एक चीज ऐड की है, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया है, बाकी तो पिछली बार वाला ही है। नाउ अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट इन अ रिएक्शन। ठीक, इक्विवेलेंट वेट इन अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट। ठीक, थोड़ा सा ज्यादा ही भर गया, कभी कभी ज्यादा भर जाया करती है चीज। ठीक, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट इन अ रिएक्शन। ठीक, किसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट when there is a change in more than one element, when there is change in oxidation state,
change in oxidation state of more than one element, more than one element, बेटा एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स में अगर चेंज हो रहा है तो कैसे देखेंगे बेटे अपन लोग। देखो बेटे, जैसे हमें यहां पे क्या बोल दिया गया, हमें बोला फाइंड दी, क्वेश्चन है फाइंड दी इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस ऑक्सोलेट in following reaction। ये जो बचा हुआ आगे रिएक्शन मैं दे रहा हूं आपको बोला FeC2O4, ये हुआ फेरस ऑक्सोलेट and it is changing into Fe3 positive plus 2 carbon dioxide। सो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखो बेटे, ये बेसिकली जो होता है ना ऑक्सोलेट, ये होता है COO नेगेटिव, ये ऑक्सोलेट है। C2O4 ऐसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2 होगी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2 होगी। बेटे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसके डायग्राम से देखनी हो तो वो भी थोड़ा ध्यान दो, उसके फॉर्मूला से देखनी हो तो कैसे देखेंगे। जैसे ऑक्सोलेट ये है, ठीक है जी। मान लो मुझे इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, किसकी निकालनी है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटे देखो, जब हम इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक, ताकि आपको देखना आसान हो। देखो बच्चे, अगर कभी भी ऐसा हो कि कोवलेंट बॉन्ड हो एलिमेंट्स के बीच में, तो एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को +1 मिलता है। एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को +1 मिलता है। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, यहां कार्बन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड है, तो बोलो कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? यस, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो हमें सब पता चलता है ऑक्सीजन। तो एक बॉन्ड के लिए इस पे -1 और इसके ऊपर +1। एक बात, अब इसमें से ये दो बॉन्ड है, यहां दो बॉन्ड है, यहां दो बॉन्ड है, तो इसके लिए एक बॉन्ड के लिए -1 बॉन्ड, दो बॉन्ड के लिए -2, तो इस कार्बन पे इन दो बॉन्ड के लिए +2। ये कार्बन और कार्बन सेम बॉन्ड है, तो बेटा ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इस कार्बन के टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। कैसे? +1 +2 तो +3 हो गई। नहीं आया सर समझ? कोई बात नहीं। यहां पे एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को +1। यहां दो बॉन्ड थे, यहां पे -2 और यहां +2। इस बॉन्ड के लिए सेम में था, सेम में कुछ भी नहीं होना है, इसलिए ऑब्वियसली यहां पे क्या आ गया, यहां पे +1 +2 +3, यानी यहां ये जो दो कार्बन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुआ करती है। ऑक्सीजन तो -2 है ही, ठीक, ये -1 और ये -1, तो -2 सभी में हो। यहां आयरन की और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख ली, पर यहां पे हमने देखा कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहां पे +3 है। जितना चार्ज होता है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो +3 है। और यहां कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखेंगे लाइक दिस। अब इन दो बॉन्ड्स के लिए इधर -2 यहां +2, इन दो बॉन्ड्स के लिए इधर -2 इधर +2, तो कार्बन के ऊपर टोटल कितनी हो गई? अरे +4 हो गई। तो इसमें ना दो रिएक्शन हुए हैं, दो चीजों में चेंज आया है। पहला चेंज किसमें आया? पहला चेंज आया आयरन जो कि +2 था, वो चेंज हुआ आयरन जो कि +3 है। ऑब्वियसली इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है क्योंकि चेंज एक का हो रहा है।
वहीं पर ये ऑक्सोलेट है C2O4 नेगेटिव, और बेटे ये दे रहा है 2 कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे एक कार्बन ने +3 से +4 कितना चेंज किया? 1। एक कार्बन ने 1, तो 2 कार्बन ने कितने? 2, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो इस टोटल चेंज में अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हुआ? 1 + 2 कितना? 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो गया। तो इस टोटल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो गया। इसलिए अगर इक्विवेलेंट वेट अगर मुझे निकालना होता ऑफ फेरस ऑक्सोलेट इन अबव रिएक्शन इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना था? 3 था, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3 आ गया। बेटे बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अरे जल्दी बोलो यस और नो। तो एन फैक्टर हमारे पास यहां पे 3 आ गया। हाँ, अगर मैं यहां पे बोलता कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन निकालो, सिर्फ आयरन का बोलता, तो आयरन तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो दैट इज 56 बाय 1। अगर मैं यहां पे बोलता इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सोलेट निकालो C2O4 नेगेटिव, इसका, तो ऑक्सोलेट तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो आना था मोलर मास इसका निकाल लो डिवाइडेड बाय 2। बट अगर टोटल पूछा है तो टोटल एन फैक्टर क्या आया? 3, इट इज डिवाइडेड बाय 3। तो ये तीनों पॉइंट मेरे समझ में आए कि आयरन का अलग से निकालना होगा तो आयरन का चेंज देखना होगा, का ऑक्सोलेट का अलग से निकालना होगा तो ऑक्सोलेट का चेंज देखना होगा यहां से यहां, और अगर सारे का निकालना होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज देखना होगा। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट वन। अब डिफिकल्ट वन सिखाऊंगा, ये थोड़ा सा इजी था, आसान था। अब देखना बेटा, प्लीज इधर ध्यान देंगे। बेटा ये ना तो कभी किसने करवाना, जब कंपटीशन में आता है ना तभी पता चलता है इसका, ऐसे नहीं पता चलता होता है इनके लिए। फाइंड द एन फैक्टर इन फॉलोइंग इक्वेशन, क्योंकि बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालना तो एन फैक्टर ही निकालना है, तो बेसिकली एन फैक्टर हमसे पूछा है और हमें इक्वेशन क्या दी है, प्लीज ध्यान दीजिए। इक्वेशन दी है FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ठीक है जी। एंड दिस इज गिविंग मी Fe3 पॉजिटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव एंड NO3 1 नेगेटिव, ये इक्वेशन है। ठीक, अब इसमें टोटल एन फैक्टर निकालना है। देखो बेटा इसमें 3 चीजें चेंज हो रही है। पहला तो आयरन जो है वो चेंज हो रहा है, और किसमें चेंज हो रहा है? आयरन 3 पॉजिटिव में। तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए यहां पे कितना था। देखो बेटा साइनाइड जो होता है ना CN1 नेगेटिव होता है, साइनाइड CN1 नेगेटिव होता है। तो अगर बेटे मैं यहां पे देखूं X प्लस 1 नेगेटिव इंटू 6 शुड बी इक्वल टू -4, तो यहां से अगर X निकालूंगा तो ये वहां जाके 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, यानी ये वाला आयरन +2 स्टेट में होगा। ये वाला आयरन जो है ये +2 स्टेट में होगा, ये मैंने निकाल कर बता दिया, क्योंकि साइनाइड का चार्ज होता है 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे X, यहाँ पे 1 नेगेटिव इंटू 6 शुड बी इक्वल टू -4, तो यहाँ पे X2 आ गया, तो +2 चार्ज यहाँ पे है और आयरन यहाँ बना +3। एक चेंज तो ये आ गया, ये आयरन का चेंज आ गया। अब हम बात करेंगे जो कार्बन है वो किसमें चेंज हुआ। कार्बन भी तो चेंज हुआ। अब कार्बन पे अपना चार्ज कितना था पहले ये तो समझे। साइनाइड था ऐसा, दिस इज साइनाइड, दिस इज साइनाइड। अब बेटे ध्यान देना प्लीज,
हमारे पास 1 नेगेटिव तो ऑलरेडी इसके ऊपर है, 1 नेगेटिव इसके ऊपर ऑलरेडी है बेटा। 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -3, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे +3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि इन 3 में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, उसके ऊपर है -3, और यहां पे कितने हैं कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या आएगा +3। तो कार्बन का नेट चार्ज देखो, कार्बन का नेट चार्ज देखो, +3 -1, +3 -1 यानी +2। यानी यहां पे आयरन तो चलो हमने पहले निकाला ही था, आयरन के ऊपर चार्ज +2 था, कार्बन के ऊपर भी यहां +2 है, और नाइट्रोजन के ऊपर यहां -3 है। ये बात हमें समझनी जरूरी है, तभी सब कुछ निकलेगा। एक साइनेट पे 3 बॉन्ड के लिए +3 और ऊपर एक माइनस था, तो -1 +3 +2 आया कार्बन पे। कितने कार्बन है 6, तो बेटा 6 कार्बन थे जिनके ऊपर चार्ज +2 था, और ये चेंज हुए इधर इसमें कार्बोनेट में, ये चेंज हुए किसमें कार्बोनेट में चेंज हुए। अगर कार्बोनेट में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे किसकी, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, कैसे निकालोगे X+ ऑक्सीजन के ऊपर -2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू -2, ऐसे निकालते हैं ना भाई, जिसकी निकालनी उसको X मान लिया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है इंटू 3 शुड बी इक्वल टू -2, तो यहां X सॉल्व किया तो 4 आ गया +4। तो बेटे यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली +2 थी, यहां +4 हो गई। कार्बन कितने हैं 6 है जी, बैलेंस तो करना ही ना, बाद में हमें 6 है कार्बन, ऊपर नहीं करके दिया, हमें तो करना है ना, ठीक। अब यहां पे नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन पे कितना है -3 है। कितने नाइट्रोजन है सर 6 है जी, और दे क्या रहा है, दे रहा है NO3 1 नेगेटिव, ऑब्वियसली 6 नाइट्रोजन होंगे, ठीक। तो अब NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा इसका X मान लिया नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का -2 इंटू 6 शुड बी इक्वल टू -1, तो X -12, ठीक, X -6 रादर 3 है ना ऑक्सीजन, -6 इज इक्वल टू -1, तो X आ गया +5। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट -3 थी, यहां +5 हो गई। अब ये 3 चेंज हमें दिखाई दिए कि आयरन +2 से +3 में चेंज हो गया, आयरन +2 से +3 में चेंज हो गया, कार्बन +2 से +4 में चेंज हो गया, नाइट्रोजन -3 से +5 में चेंज हो गया, ठीक है। बोलो ये सारे चेंजेस समझ में आए, तब तो आगे चलूं। जल्दी बोलो सारे चेंज समझ में आए कि नहीं आए। यस सर। ओके गुड तानिश, शाबाश जानवी, परी, ओके ओके सबको समझ में आ गया। सर कार्बन +2 में होगा ना। हाँ जी बेटे, सर कार्बोनेट जो किया हमने हाँ जी वो +2 में होगा इक्वेशन में। +2 में होगा, कैसे होगा +2 में बेटे, 3 × -6। आप ये देखें, ये -6 यहाँ -2, तो जब -6 में से ये यहां जाएगा तो +6 -2 4 ही आएगा बेटा, 3 2 कहां से आ जाएगा मैथमेटिक्स। यस तो बेटे यहां पे अब आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, +2 से +3, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज यहां आया, एक ही आयरन था, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज यहां पे आया। यहां +2 से +4, एक कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2, एक कार्बन ने 2 दिए, लेकिन कार्बन कितने हैं 6 इंटू 6, तो यहां 12 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, यहां 12 इलेक्ट्रॉन दिए गए। यहां -3 से +5, बेटा -3 से +5 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, कितने का 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहां इलेक्ट्रॉन का चेंज 8, नाइट्रोजन कितने 6 48 48 इलेक्ट्रॉन्स।
तो टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितना हुआ, टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 48 प्लस 12 प्लस 1 61। तो यहां n फैक्टर जो निकल के सामने आया बेटे, यहां n फैक्टर आया 61। और अगर इसका मतलब इस रिएक्शन में तुम्हें इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा होता तो आप क्या लिखते, इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट लिखते मोलर मास डिवाइडेड बाय 61। ऐसे करके इसका इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में निकाला जा सकता था। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सर जी बेटे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज समझ में नहीं आया, एक बार बता दो। देखो बेटे +2 से +3 गया, कितना चेंज हुआ 1। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। +2 से +4 गया, +2 से +4 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, कार्बन थे 6 तो 2 × 6 12 का चेंज यहाँ लिख दिया। यहाँ -3 से +7 -3 ठीक, +7 +5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 कितना चेंज हुआ 8। तो यहाँ 8 का चेंज हुआ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में कितना चेंज हुआ 8 का चेंज हुआ। कितने नाइट्रोजन थे 6, कहां से पता चला यहां से, तो 6 × 8 कितने हुए 48। तो 48 चेंज यहां हुआ, 12 चेंज यहां हुआ, 1 चेंज यहां हुआ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिए इस कंपाउंड ने 61 दिए जब ये रिएक्शन ऐसे हो रहा था, इसलिए n फैक्टर 61 आया। तो इसका इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास बाय 61। अभी बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, जल्दी बोलो जल्दी। सर 2 × 6 and 8 × 6 क्यों किया? बेटे यहाँ पे कार्बन कितने हैं? बट सर फिर वो राइट साइड पे भी तो उतने हो जाएंगे। ऑब्वियसली यार, इक्वेशन तो बाद में बैलेंस होगी ना। यस सर। वो तो होनी है, वो तो श्योर ही है कि जब बाद में, अभी तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ है, कोई और चीज तो नहीं लिखी ना बेटा। मेरे को तो सिर्फ ये इक्वेशन दी थी, पर मुझे ये पता था कि इधर 6 कार्बन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, इधर 6 नाइट्रोजन है तो इधर 6 नाइट्रोजन होंगे। बाकी बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज भी तो चाहिए होगी। यहाँ ऑक्सीजन तो थे ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आ गए बेटा, कोई ना कोई रिएजेंट साथ में लगा होगा ना। यस सर क्लियर है। तो हमें सिर्फ यहाँ से देखना है, यहाँ से चेंज कितने हुए। यहाँ 6 कार्बन थे, एक कार्बन में चेंज हमने 2 का लिया, तो 6 कार्बन में 2 × 6 12 का चेंज लिया। एक कार्बन, यहाँ 6 नाइट्रोजन थे, एक में चेंज 8 का लिया, तो 6 में 6 × 8। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर गॉट इट। ओके, अब देखो बेटे एक और बात करके देखते हैं। ठीक, एक और बात तुम करके दिखाओ मेरे को, मैं क्या करके दिखाऊंगा। अब तुमने मेरे को बताना है, ये मैंने तुम्हें निकाल के बताया है, अब तुमने मेरे को निकाल के बताना है। हेल्प तुम्हारी थोड़ी सी मैं कर दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, बाकी आप करते रहेंगे। ठीक, देखो बेटा मेरे पास है CrI3, मान लो इसको बेसिक मीडियम में कहीं रखा था मैंने, ठीक है, और ये बन गया मेरे पास CrO4 2 नेगेटिव। क्या बन गया CrO4 2 नेगेटिव, और ये बन गया IO3 1 नेगेटिव, IO3 1 नेगेटिव। क्लियर? अब मुझे इसमें n फैक्टर निकालना है, मुझे इसमें n फैक्टर निकालना है। चलिए निकाल के बताइए। कितना हेल्प कर देता हूं, ये भैया +3 हो गया, ये -1 हो गया, वो पता चल ही रहा है यहां से। चलो आगे करके दिखाओ तुम, शाबाश, जल्दी करके दिखाना है मेरे को। यहां पे एक तो हुआ हमारे पास क्रोमियम, यहां से इसमें चेंज किया तो क्रोमियम +3 चेंजिंग इनटू दिस, और 3 आयोडाइड हैं, आयोडीन 1 नेगेटिव यहां लिख दिया मैंने, and they are changing into 3 iodine are changing into IO3 1 negative। अब पहले हमें यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाल लेते इसमें तो कैसे निकालते, देखो जी ऐसे निकालते, क्रोमियम का x, ऑक्सीजन का हमेशा -2 × 4 शुड बी इक्वल टू -2, तो x -8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6 आ जाए।
यानी यहां पे +6 आ जाता, यहां +3 था। अब दूसरी चीज थी यहां पे IO3 नेगेटिव में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। आयोडीन का X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 × 3 शुड बी इक्वल टू -1। तो x -6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +5, यानी यहां +5 है और यहां -1 है। अब मूर्खो ध्यान दो इधर, यहां पे एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए और क्रोमियम है कितने, 3, तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। सर यही तो मैंने किया था। यहां एक आयोडीन ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, एक आयोडीन ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, -1 से +5, 6 इलेक्ट्रॉन दिए। पर बेटा जी आयोडीन भी तो 3 है, तो यहां आएगा 3 × 6, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन ये हुए। तो टोटल मिला के कितने हुए, 3 + 18 21 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए यहां एन फैक्टर जो आना चाहिए था वो आना था 21। और समझ में आया लड्डू, जल्दी बोलो। जो 9 लिख रहे थे वो इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, जबकि अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ के हटे सर इसको 6 से क्यों करते हैं, अभी पूछ के देखें। ठीक, और दूसरे बंदे जो पता नहीं 14 निकाल रहे, कैसे निकाल रहे भगवान जाने, 14 19 आया कहां से, निकाल से 14 15 19 कहां से आया, कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक, इट इज वेरी सिंपल कि +3 से +6 गया तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहां पे हुआ। तो ऑब्वियसली एक ही क्रोमियम था, यहां एक ही था, तो 1 × 3 यहां 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। जहां आयोडीन -1 से +5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ है, और 3 आयोडीन है, 3 × 6 तो 18 ये हुए, 18 + 3 कितने हुए, 21। बोलो समझ में आया भाई। अब देखना बेटा, यहां तो हमने दोनों चीजों ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एक कंपाउंड की एक चीज इलेक्ट्रॉन दे और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं जिसमें एक ने इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए, यानी हम बोल सकते हैं वन मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में वन स्पीशीज गिव्स इलेक्ट्रॉन and another takes electron। एक ने दिए एक ने लिए। तो ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए लड्डू। ठीक, हमारे पास है Fe2S3 और भैया ये चेंज हो गया मान लो, ये चेंज हो गया मान लो FeSO4 में, FeSO4 और सल्फर डाइऑक्साइड में। ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा समझने की कोशिश यहां से करनी है हमें। ठीक है जी, थोड़ा सा समझने की कोशिश हमें करनी है। ठीक, ये अगर किसी आम आदमी को दे दोगे ना तो भैया टटोलते रह जाएगा, जेबे कुछ नहीं आएगा। ये किसी दोस्त को दोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखवाया है। ठीक बेटा, ये सारे क्वेश्चन आगे काम आने हैं, ये इक्विवेलेंट वेट्स आगे काम आना है, कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी होता है ये, तो ध्यान से समझो। पहली बात, अब इसमें अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगी और सल्फर की -2 आएगी, पहली बात। अब यहां पे आयरन +2 है, सल्फर +6 है और ये सल्फर +4 है, निकालते रहना आपने। सल्फेट में +6 होता है, यहां पे +4 है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे आयरन जो थे वो 2 पॉजिटिव से, रादर 3 पॉजिटिव से, आयरन यहां 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ
और कितने आयरन थे? 2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, यानी +3 से +2 गई, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए। इसने इलेक्ट्रॉन लिए जब +2 से +3, अगर +2 से +3 जाता तो इलेक्ट्रॉन देता, +3 से +2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे। तो भैया कितने लिए होंगे? बेटा एक आयरन ने 1, इलेक्ट्रॉन थे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, ये श्योर है। और ऑब्वियसली अब हमारे पास यहाँ 2 आयरन है, वो समझ में आ रहा है। ये 2 आयरन मैंने यहाँ ना भी लिखे होते तब भी कोई बात नहीं, पर ये समझ में आ रहा था कि एक आयरन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ 2 आयरन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इसलिए मैंने इधर लिखे। अब सल्फर जो है वो +6 में भी है, +4 में भी है, यानी एक सल्फर जो -2 से ठीक +6 में चेंज हो रहा है। एक सल्फर ऐसा है जो सल्फेट में चेंज हो रहा है, और एक सल्फर ऐसा है जो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। ठीक है जी। अब पहली बात तो हमें यह देखना है, इसमें से कितने सल्फर इसमें चेंज हुए, इसमें से कितने सल्फर इसमें चेंज हुए, पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा। उसके लिए आप आयरन को 1 सेकंड के लिए बैलेंस करो। आयरन को बैलेंस किया, ये 2, तो ये समझ में आ गया कि 3 में से 2 सल्फर तो सल्फेट बने, यानी 2 सल्फर तो सल्फेट बने हैं, और एक बचा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हुआ है, तभी तो 3 होंगे ना। अब देखो 3 सल्फर, 2 यहां और 1 यहां, हो गया ना बैलेंस। तो इसका मतलब 2 सल्फर सल्फेट में चेंज हुए और 1 सल्फर, मतलब सल्फर यहां सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हुआ। अब बेटा यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी कितनी? -2, और यहां जाके आ गई +6, वो ऊपर बताया तुमने। अब बोलो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? अब ये माइनस से प्लस गया तो दिए है ना, दिए, तभी तो प्लस बनेगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही तो पॉजिटिव बनता है। तो -2 से +6 कितने? 8 का चेंज आया। कितने का चेंज आया? 8 का चेंज आया। कितने सल्फर में? 2 में। तो 2 × 8, यानी इसने 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास दिए हैं। 16 इलेक्ट्रॉन कैसे? देखो -2 से -6 8 होते हैं, 2 सल्फर है तो 2 × 8 16। अब यहां -2 से +4, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से -2 से +4 6 हो गया, और एक ही सल्फर है तो 1 × 6, तो भैया इसने +6 इलेक्ट्रॉन दिए। अब देखो देने का टोटल आया कितना? 22, और लेने का टोटल आया कितना? 2। तो 22 दिए, जिसमें से 2 ले लिए, तो टोटल n फैक्टर कितना हो गया भाई? 22 दिए थे, 2 ले लिए, टोटल आ गया 20, तो n फैक्टर आ गया 20। तो इस रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना होता वो आता मोलर मास अपॉन 20। अरे बोलो समझ में आया ये बात? जल्दी बोलो यस और नो। सान्या का यस आया, खुशबू का यस आया, सानवी का यस आया, अक्षित का यस आ गया। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, जिसको नहीं आया नो भी लिख सकते हैं, नहीं तो नो की स्पेलिंग भूलेंगे। अवनीत, सनी, परी, जय, जानवी, सिद्धार्थ, यस यस यस, प्राची, निष्ठा, एकांकी, पलक, सुनीति, तनिष्का बेटा समझ में आया, गौरल का आ गया, तनिष्का समझ में आया बच्चे? भावना का भी ऐसा आ गया। तनिष्का, यू गॉट इट और नॉट? ओके यस। और बेटे हमारे पास है हिमांशु, अगर वो है इस समय,
तानिश, तो देखो बेटा एक बार फिर समझ लो, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है, ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं करवा रहा हूं मैं तुम्हें। देखो हमारे पास ये दिया था Fe2S3, यहां से समझ में आ रहा था कि आयरन +3 है, और ये जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें बोलते थे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, तो इसका मतलब आयरन पे चार्ज +3 था और इस पे -2 था। अब कुछ आयरन तो +3 से +2 में चेंज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आयरन इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितने, +2 से +3 से +2, एक इलेक्ट्रॉन एक आयरन, पर आयरन थे दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिए। ऑन द अदर हैंड सल्फर जो थे 3 थे, 3 में से 2 तो चेंज हो रहे इसमें और 1 चेंज हो रहा है इसमें। कैसे पता चला भैया? मैंने सिर्फ इसको आयरन को बैलेंस किया तो समझ में आया कि 2 सल्फर तो सल्फेट में चेंज हुए, बचा हुआ 1 सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हुआ। तो जो सल्फेट में चेंज हुआ वो -2 से +6 गया, तो -2 से +6 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और क्योंकि 2 सल्फर थे, 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये 16 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड आ गए, जबकि लिए होते तो रिएक्टेंट साइड आते। यहाँ पे -2 से +4 बना, यानी 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया एक ही सल्फर में, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन से दे दिए। तो टोटल दिए कितने, 16 + 6 22, और उसमें से ले कितने लिए, 2, तो टोटल चेंज कितना आया, 22 में से 2 हो गए माइनस, आंसर बचा 20, इसलिए इसका n फैक्टर 20। बेटा दुनिया में कोई निकाल लेगा, वही निकालेगा जो अच्छा पढ़ाते हैं, वही निकालेगा जो अच्छा पढ़ते हैं। जो लड्डू लोग होते हैं, लड्डू पढ़ाने वाले, ना उनको आएगा ना उनके बच्चों को आएगा, और फिर बहाने पता क्या मारेंगे, ये तो काम का नहीं। तो क्या लोग बेवकूफ है जो करवाते हैं भाई? तो ये हो गया बेटा, मैंने आपको एक रिएक्शन में कैसे n फैक्टर निकालते हैं वो सिखाया आपको। अब बेटे एक और चीज सिखा रहा हूं, बहुत दूर की कौड़ी, इसमें रिएक्शंस में ही हम बात कर रहे हैं, बहुत दूर की बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात है इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन। इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। सर जी सबसे पहले तो ये बताओ जी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच इज रिड्यूस्ड। क्या बोला? सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, सेम सब्सटेंस is oxidized as well as and same is reduced। सर लिख तो दिया पर समझ फिर नहीं आया। देखो बेटा मैं समझाता हूं तुम्हें, मान लो मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है जी, क्लोरीन है, इसको मैं बेस में रख दिया, तो ये एक तो बन गया Cl नेगेटिव और एक बन गया ClO3 नेगेटिव, ठीक है जी। अब यहां क्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, एलिमेंटल स्टेट में किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। यहां -1 हो गई और यहां निकालोगे तो +5 हो जाएगी। अब इसका मतलब यहां से यहां इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब होता है रिडक्शन, यहां रिडक्शन हो गई, और यहां से यहां इसने इलेक्ट्रॉन दिए, 0 से +5 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। तो मेरे बच्चों इस रिएक्शन में क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की ही रिडक्शन हो गई, तो इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोले। अब पहले मेरे को इस रिएक्शन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, जैसे पिछला तरीका किया था वैसे यहां पे करें।
दो में से एक क्लोरीन चेंज कर रही है एक क्लोरीन Cl1 नेगेटिव में, यानी 0 से -1 में एक क्लोरीन चेंज कर रहा है, और एक क्लोरीन जो है वो ClO3 बना रही है, यानी वो 0 से किसमें चेंज हो रही है, +5 में चेंज हो रही है। बेटे अगर ये माइनस में चेंज हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, -1। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन लिया इसने, ठीक है जी। और यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने दिए, 5 इलेक्ट्रॉन दिए। अब नेट में देखें तो क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन 1 लिया और यहां पे इलेक्ट्रॉन 4 5 दिए। तो दो तरीके हो सकते थे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के, या तो हम अलग अलग से क्लोराइड का निकालें, और या सिंपल टोटल एन फैक्टर देखें। टोटल एन फैक्टर आ गया, 5 दिए थे, 1 ले लिया, 4। तो बेटा 4 से कर दो डिवाइड, तो वो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बोलो बच्चे समझ में आया, सेम ही तरीका है ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। यस, शाबाश शाबाश। हम इसमें ऐसे भी कर सकते थे, एक क्लोरीन का लक्ष्य निकाल ले, इसका निकाल ले 35.5 डिवाइडेड बाय 1, और इसका निकाल ले 35.5 डिवाइडेड बाय 5, और दोनों को ऐड कर दे तो भी वही आता था, और सीधे 4 से इस 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा, सेम ही आंसर आ जाएगा। तो टोटल एन फैक्टर आप निकालो और इससे डिवाइड कर दो, तो जो चीज डिस्प्रोपोर्शनेट हो रही है उसका क्या निकल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। दिस इज द बेस्ट तरीका, अकेला अकेला करना इज नॉट द बेस्ट तरीका। ठीक है जी। सर वहां पे -1 नहीं आएगा, मतलब -1 उसने लिया तो माइनस साइन नहीं आएगा फर्स्ट में। यार आर्यन क्या बोलता रहता है यार, मेरे को तेरी बात ही समझ में नहीं आती। ये 0 था, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 ही तो चार्ज आया इसके ऊपर। नहीं सर, फिर जब हम तो इसका जो वो हो गया एन फैक्टर पहले वाले का, तो -1 नहीं होगा। लड्डू एन फैक्टर क्या के माइनस प्लस लगाते क्या? नो सर। फिर क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा रहा है यार? अरे भाई सिंपल बात है कि यहाँ पे एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, तो भैया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से ले लिया तभी ये -1 में बना, और यहाँ इसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए तभी ये +5 में हुआ। तो टोटल चेंज कितना हुआ, 5 दिए 1 ले लिया, 4 चेंज हुआ। क्या माइनस और क्या प्लस यार? साइन यहाँ पे मैं पहले बोल चुका हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो -1 चार्ज आएगा, तो -1 ही लिखा है मैंने। अगर मैं पहले ही यहाँ -1 लिखूं, यहाँ पे -1 तो चेंज हुआ क्या? यस सर। और इधर थोड़ी लिखूंगा, इधर तो देने का होता है, इसने तो लिए इलेक्ट्रॉन। अरे यार सर आ गया समझ। तो ये था हमारे पास कि कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। जैसे एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूं ताकि किसी बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मेरे पास है 2Cu1 पॉजिटिव गिविंग अस Cu प्लस Cu2 पॉजिटिव। अब देखो जी, यहां ये +1 स्टेट में है और यहां ये 0 स्टेट में, यहां +2 स्टेट में, तो 2 कॉपर है मेरे पास। एक कॉपर 1 पॉजिटिव है, कॉपर 1 पॉजिटिव, यानी यहां पे मैं ऐसे लिख सकता था बेसिकली Cu2Cl2 लॉज, और इसको किसी मीडियम में, मान लो बेसिक मीडियम में रखा है मैंने, ठीक। आगे Cl निकल गया है, Cl का कुछ और बन गया है, ठीक। पूरी चीज नहीं लिखी, सिर्फ इतना लिखा है। तो मुझे सिर्फ कॉपर के बारे में पढ़ना है, बाकी किसी बारे में नहीं पढ़ना है, तो मैंने सिर्फ ऐसे करके ये लिख दिया था। अब इसमें एक कॉपर कॉपर में चेंज हुआ, ठीक, और एक कॉपर 1 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, ठीक है जी। तो अब इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास ये जो है ये +1 से 0 में चेंज हुआ, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया,
और ये +1 से +2 में चेंज हुआ, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो 1 लिया 1 दिया, तो नेट चेंज n फैक्टर 0 हो जाएगा, नेट चेंज 0। अब जब नेट चेंज 0 होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इक्विवेलेंट मास इन्फिनिट हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं बेटे। जब नेट चेंज नहीं होता तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर इक्विवेलेंट मास माना जाता है। ये नहीं कि इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर 0 है जी, इक्विवेलेंट मास इन्फिनिट हो गया, ऐसा कभी नहीं कहना। जब नेट चेंज 0 होता है, n फैक्टर 0 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू किसके बराबर आता है? मोलर मास के बराबर। जैसे मैंने पोटाशियम डाइक्रोमेट का बेसिक मीडियम में बताया था कि उसमें चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं हुआ तो 0 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक। अगर चेंज नहीं होगा 0 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। वो सिर्फ क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले लेना है। When there is no change in electrons, then it will be taken equal to molecular mass. अभी बोलो बेटा फटाफट से, क्या ये बातें सारी समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब चलते बेटे आगे। अब ये हमने रिएक्शंस में देखा इक्विवेलेंट वेट, कि किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। बेटा जब एडवांस लेवल स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हो ना बेटा, ठीक, स्टोइकियोमेट्री ऑफ एडवांस लेवल, तो मेरे बच्चे उसमें इक्विवेलेंट वेट के बिना काम ही नहीं होना जिंदगी में, एन फैक्टर के बिना काम ही नहीं होना। तो एन फैक्टर मैंने आपको मुश्किल से मुश्किल निकालना सिखा दिया, इजी से इजी निकालना सिखा दिया, मुश्किल से मुश्किल निकालना सिखा दिया। अब चलते हैं आगे, हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का ना एक हमारे पास मास्टर फॉर्मूला होता है, मास्टर फॉर्मूला। ये वैसे तो अगले चैप्टर में हमारे आएगा, लेकिन मैं यहीं पे क्लियर करूंगा तुम्हें। फैराडेज लॉ बोलते हैं, फैराडेज लॉ बोलते हैं। फैराडेज लॉ क्या होता है वो तो चलो अगली बार पढ़ेंगे ना, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इसका फॉर्मूला बता देता हूं। W1 by E1 is equal to W2 upon E2, ठीक। ये हमारा बेसिक सबसे बड़ा फॉर्मूला, इससे बड़ा दुनिया में कोई फॉर्मूला ही नहीं, सबसे आसान फॉर्मूला होता है ये, ठीक। कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट हम यहाँ पे ले रहे हैं W1 by W2 is equal to E1 by E2। या ऐसे भी कर सकते हो W1 by, ऐसे भी कर सकते हो इसको, W1 by W2 is equal to E1 upon E2, एक ही बात है। अब सर ये कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ध्यान देना है ना, जैसे आपको मैंने पहला क्वेश्चन क्या करवाया था इक्विवेलेंट वेट में, सबसे पहला बोला था 3 ग्राम ऑफ मेटल gives 5 ग्राम ऑफ इट्स हाइड्राइड, find the equivalent weight of metal। सबसे पहला क्वेश्चन ये करवाया था मैंने। अब यहां पे वेट ऑफ मेटल जो है वो 3 ग्राम है, और वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड का जो वेट है वो 5 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल वो हमें निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड क्या होगा बेटा? वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 1 किसका? हाइड्रोजन का। मेटल हाइड्राइड है ना, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस हाइड्रोजन का। मेटल का पता नहीं, हाइड्रोजन का तो पता है 1। तो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते थे, W ऑफ मेटल अपॉन W ऑफ मेटल हैलाइड, वेट ऑफ मेटल हैलाइड, metal by weight of metal halide is equal to equivalent weight of metal by equivalent weight of metal halide hydride। तो ये था बेटा 3, नीचे था 5, यहां आ गया equivalent weight of metal, यहां आ गया equivalent weight of metal plus 1। सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा जो आंसर आपने वहां निकाला था 1.5, वही आंसर यहां आएगा, सेम चीज होगी। या फिर आपको बोला कि 3 ग्राम ऑफ मेटल, 3 ग्राम ऑफ मेटल गिव्स
5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब इसके ने बोला तो हमारे पास वेट ऑफ मेटल कितना है 3 ग्राम, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है 5 ग्राम, वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है सर यही निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8, ऑक्सीजन का वेट 8। तो भैया W ऑफ मेटल बाय W ऑफ मेटल ऑक्साइड, E ऑफ मेटल अपॉन E ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो वेट ऑफ मेटल इज 3 बाय 5 इज इक्वल टू E ऑफ मेटल प्लस E ऑफ मेटल प्लस 8। सॉल्व कर लो बेटा, वही आंसर 12 का 12 ही आएगा। बोलो भाई बात समझ में आती कि नहीं आती? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें जैसे कई सारे क्वेश्चन, हजारों हजार क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये तो चलो मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्राइड ये पहले भी किए हैं, वो सिंपल मेथड से भी कर सकते थे, मेथड ये भी सिंपल ही है। ठीक, अगर आपको बोल दिया जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 ग्राम ऑफ अ मेटल A displaces 16 gram of metal B if equivalent weight of metal A is 10, find the equivalent weight of metal B। दो मेटल दिए हैं A और B, अब दोनों के वेट दे रखे हैं, एक का इक्विवेलेंट वेट दिया दूसरे का निकालना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वेट ऑफ A अपॉन वेट ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। ठीक है जी, वेट ऑफ A 4 ग्राम, वेट ऑफ B 16 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 10 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B आराम से निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इज 16 इंटू 10 अपॉन 4 यानी 40 लॉग। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, हमसे बोल दिया गया, क्वेश्चन में हमें ये दे दिया गया है कि 10 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, 10 gram of metal oxide is changed into 16 gram of its metal hydroxide quantitatively find equivalent weight of metal। देखो जी, हमारे पास एक तो दिया वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है जी, वो हो गया 10। दूसरा दिया वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, वो दिया 16। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट इज 8, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 17। सर ये 17 कहां से आया? अरे भैया OH नेगेटिव है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा OH नेगेटिव का? इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है 17, वैलेंसी यहां पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1, इसलिए हाइड्रोक्साइड का E प्लस 17 होगा। अब हमें पता था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड is equal to weight equivalent weight of metal oxide that is E plus 8 divided by E plus 17। तो ये था 10 by 16 is equal to E plus 8 E plus 17। सॉल्व करो E के लिए E निकल जाएगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ ये फॉर्मूला?
जल्दी बोलो, जल्दी, शाबाश। यस सर। मुदिता जी, कोई आंसर नहीं आ रहा है, यस और नो? सर नहीं भेज रही हूँ हर बार में। ओके, आ गया आ गया आ गया। जब तू बोलती है ना तभी आता है तेरा आंसर फटाफट, नहीं तो रास्ते में रह जाता है। ओके, देखो बेटा, सर आप तो ना ये हाइड्रोक्साइड वाइड्रोक्साइड का निकाल देते हैं, अब हमारे को कैसे पता होगा? तो कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाता हूँ ताकि ना ये एकदम से क्लियर हो जाए। अगर ये क्लियर है बेटा, नॉर्मेलिटी पढ़ाने का मजा भी तब है। ठीक, देखो, कल को आपको बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड, अगर हाइड्राइड होगा तो लिखना E+1, हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, एलिमेंट का हाइड्राइड। क्यों? एलिमेंट का E और हाइड्रोजन का 1। बेटे ऑक्साइड होगा तो लिखना E+8। ऑब्वियसली एलिमेंट के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, कल्ले ऑक्सीजन की। इस तरह से यहां पे लिख देता हूं भैया, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड, तो उसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे E+35.5। उसी तरह से मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी जब OH लगता है तो E+17। बोला मेटल कार्बोनेट तो E+30। सर 30 कहां से आ गया यार? अरे कार्बोनेट होता है CO32 नेगेटिव। कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? CO32 नेगेटिव। इसका मॉलिक्यूलर मास 60, इसके ऊपर चार्ज 2, तो डिवाइड बाय 2 30 आ गया। इसी तरह मेटल सल्फेट दे दिया गया हो तो E+48 कर देना, जो सल्फेट का 96 डिवाइड बाय 2। इसी तरह से मेटल नाइट्राइड दे दिया हो तो E+14/3 करना, क्योंकि नाइट्राइड होगा N3 नेगेटिव। नाइट्राइड, नाइट्राइट नहीं है, नाइट्राइड है। ठीक, तो ऑब्वियसली यहां पे आ गया 14, इसका मास वैलेंसी 3, तो 14/3। मतलब बेसिकली जो भी चीज आपको साथ में दी हो ना, क्लोराइड वगैरह वगैरह जो भी दिया हो, बस उसका इक्विवेलेंट वेट आपने साथ में ऐड करना है और कुछ नहीं है। कहानी बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे अब आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको बोला 10 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड is converted into 16 gram of its carbonate. ठीक, 16 gram of its carbonate. Find the equivalent weight of metal. ये क्वेश्चन सिर्फ बना रहा हूं, मैथमेटिकली सही होंगे गलत होंगे वो नहीं देखना हूं, सिर्फ बना के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन निकालते हैं बेटा। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करके दिखा दो मेरे को। चलो, अच्छे बच्चे रोते क्यों, सुंदर आंखें होते क्यों, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर। बेटा ये सब +1 में करवाया होना चाहिए। दिस मस्ट हैव बीन डन इन +1। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। weight of metal hydroxide by weight of metal carbonate, equivalent weight E+17 divided by E+30। so आया 10/16 E+17 divided by E+30। सॉल्व कर लो, E के लिए आंसर निकाल लो। बोलो बेटे समझ में आया ये सारा कुछ? Whatever is this is the answer। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अपना दिमाग लगा लें थोड़ा सा।
ठीक है जी, चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाएं और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें। सारा कुछ मैं ही करता रहूंगा जिंदगी में, तो तुम क्या करोगे? देखो, 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल reacts with nitrogen to give 14.2 gram of metal nitride, to give 14.2 gram of metal nitride. Find the atomic weight of metal. Find the atomic weight of metal. चलो करके दिखा दो मेरे को। सर ये गलत है, पढ़ा इक्विवेलेंट वेट रहे हो, पूछ एटॉमिक वेट रहे हो, निकालो। जल्दी निकालो, जल्दी, शाबाश। तो बेटे इसमें दिया था कि वेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल 12 ग्राम है और उसके नाइट्राइड का वेट 14.2 ग्राम है। तुमने फॉर्मूला लगाया वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ मेटल नाइट्राइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्राइड। दिस 12 by 14.2 E divided by E plus 14 by 3, यहां से निकाला इक्विवेलेंट वेट। और हमसे पूछा गया था एटॉमिक मास, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल एक एलिमेंट है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, और एटॉमिक मास होगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो बेटा एटॉमिक मास इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ये पुट किया, आंसर निकाल दिया। इक्विवेलेंट वेट यहां से लिया, वैलेंसी यहां से लिए, पुट किया, आंसर निकाल दिया। बोलो कर लोगे बेटा? व्हाटएवर द आंसर इज। सो बेटे, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट की कोई असाइनमेंट अलग से आपके नोट्स में नहीं है, तो अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा सिर्फ इक्विवेलेंट वेट्स की। ठीक, सॉल्व करिएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तभी फायदा होगा। एक बात जाना नहीं, अभी सुन लेना मेरी बात। कमिंग संडे यू विल बी हैविंग टेस्ट। एक बात याद रखना है, अब से ना हर वेडनेसडे अपने को टेस्ट रखना था, पिछली बार भी बोला था मैंने, बट चलो कमिंग संडे यू विल बी हैविंग टेस्ट। पर कहां तक? सिर्फ सॉल्युबिलिटी पोर्शन तक, सिर्फ सॉल्युबिलिटी पोर्शन तक, कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सॉल्युबिलिटी पोर्शन इन्वॉल्व कर। ठीक, कहां तक? सॉल्युबिलिटी तक, कंसंट्रेशन टर्म से पहले पहले। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, ठीक, इस तरह की चीजें। क्लियर हो गई बात? थैंक्स लॉट फॉर टुडे सर। मिलेंगे बेटा अगली क्लास में। सर टेस्ट संडे, टाइम सैटरडे को बताऊंगा। सर